नमस्ते दोस्तों, कैंसर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा के सिम्टम्स क्या है, अस्थमा होता क्यों है और उसका इलाज कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्थमा एक सांस की बीमारी है जिसमें सांस की नली में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसका साइज छोटे होने लगता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो या फिर कोई भी एडल्ट हो। महिलाओं पुरुष को दोनों को ये बीमारी हो सकती है। अस्थमा का मरीज जब भी किसी ट्रिगर के एक्सपोजर में आता है तब उसे अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं। ट्रिगर यहाँ पे क्या हो सकता है, एक इरिटेंट हो सकता है, एक एलर्जन हो सकता है, या फिर कोई ठंडी हवा का एक्सपोजर हो सकता है, या फिर जब भी कोई उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तब उसको अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे कि बार बार कफिंग आना, कफ आना, चाहे वो ड्राई कफ हो या फिर थोड़ा बहुत स्पूटम भी आने लगता है उसमें, और उसको व्हीजिंग वाला साउंड आता है जब भी वो सांस लेता है या फिर सांस छोड़ता है। व्हीजिंग साउंड मतलब घरघराहट की आवाज़ होता है। जब भी अस्थमा का मरीज सांस लेता है या फिर सांस छोड़ता है तो घरघराहट की आवाज़ आने लगती है, या फिर कभी कभी उसको चेस्ट में टाइटनेस फील होती है और चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं अस्थमा के। अस्थमा क्यों होता है लोगों को, ये अभी तक समझा नहीं जा सका है मेडिकल फील्ड में, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो सकती है। जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एलर्जी की वजह से हो सकती है, या फिर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर बचपन में हुआ तब भी आपको अस्थमा हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर क्या हो सकता है, अगर आपके मम्मी पापा या फिर आपके दादा परदादा को भी अगर अस्थमा कभी हुआ हो तो चांसेस ये है कि आपको भी अस्थमा हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अगर आप डेली रूटीन में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को एक्सपोज होते हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हो आपके वर्क प्लेस में, या फिर आप स्मोकिंग करते हो, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो या पैसिव स्मोकिंग हो, या फिर किसी भी केमिकल गैस या फ्यूम्स के एक्सपोजर में आप आते हैं, तब भी आपको अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। अगर आप एलर्जन के एक्सपोजर में आते हैं तब भी आपको अस्थमा हो सकता है। एलर्जन क्या हो सकता है, किसी भी तरह का डस्ट, पोलन, या फिर किसी भी तरह का केमिकल, या फिर किसी भी तरह का फूड जिससे आपको एलर्जी हो। इससे क्या होता है, आपके जो सांस की नली है उसमें सूजन हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी साइज छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर आपको बचपन में किसी भी तरह का सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज हुआ हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो या फिर निमोनिया हो, तब भी आपको फ्यूचर में अस्थमा होने का चांसेस बढ़ जाता है। जिन लोगों को ओबेसिटी होती है उन लोगों में भी देखा गया है कि उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है अस्थमा होने की। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो सकती है। अब जानते हैं अस्थमा के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अस्थमा का सबसे पहला सिम्टम है कफ, यानी कि खांसी। ज़्यादातर जो खांसी होती है वो रात को होती है और जब आप सुबह उठते हैं तब भी आपको खांसी होती है। खांसी में यानी कि कफ में थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्पूटम आता है और मोस्टली ड्राई कफ भी हो सकता है जो पूरा दिन लगा रहता है। अगर इस तरह का सिम्टम्स अगर आपको है तो हो सकता है कि आपको अस्थमा हो। अस्थमा का दूसरा जो सिम्टम है वो है व्हीजिंग का साउंड आना। जब भी आप सांस छोड़ते हैं तब व्हीजिंग की आवाज़ आती है, यानी कि घरघराहट की आवाज़ आने लगती है। एक व्हिसल ब्लो जैसा साउंड आता है और ये सांस लेते वक्त भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली जब सांस छोड़ने के दौरान ये व्हीजिंग साउंड आता है। अस्थमा का सिम्टम ये भी है कि अस्थमा का मरीज को काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है। जब भी अस्थमा का मरीज किसी भी ट्रिगर के एक्सपोजर में आता है तब उसका सांस फूलने लगता है और उसके चेस्ट में टाइटनेस फील होती है। अस्थमा का मरीज जब भी किसी एलर्जन के एक्सपोजर में आता है, चाहे वो डस्ट हो, माइट्स हो, या फिर पोलन हो, या फिर किसी भी तरह का एलर्जन हो, तो उसके एक्सपोजर में आने पर अस्थमा का मरीज को ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ उसको स्नीजिंग हो सकती है, यानी कि बार बार छींक हो सकती है, नाक बंद हो सकता है, स्किन में रैश आ सकते हैं, आँख से पानी आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं अगर उसको एलर्जी की वजह से अस्थमा हो रही हो। तो ये रहा सारा अस्थमा के सिम्टम्स।
जब भी आप अस्थमा के सिम्टम्स को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ फिजिकल टेस्ट और एक्सरे करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कई और भी बीमारी हैं जिसकी वजह से अस्थमा के सिम्टम्स जैसे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि सीओपीडी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सीओपीडी की वजह से और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो भी अस्थमा के सिम्टम्स से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। इसी वजह से उसको रूल आउट करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है लंग्स फंक्शन टेस्ट। उसमें आता है स्पायरोमेट्री और पीक फ्लो। उसमें आपके सांस को छोड़ने की कैपेसिटी और कितना सांस तेजी से आप छोड़ रहे हैं, कितना सांस छोड़ रहे हैं, कितना क्वांटिटी में, कितना वॉल्यूम में सांस छोड़ रहे हैं, उसका जांच होता है, जिससे ये पता लगता है कि आपका लंग्स सही है या नहीं। लंग फंक्शन टेस्ट एल्ब्यूटेरल देके भी दोबारा की जाती है, और एल्ब्यूटेरल एक ऐसा ब्रोंकोडायलेटर है जो आपका लंग्स को प्रॉपरली फंक्शन करने में मदद करता है। अगर एल्ब्यूटेरल देने के बाद आपका लंग्स अगर और बेटर परफॉर्म करे तो माना जाता है कि आपको अस्थमा है। अस्थमा का दूसरा जो टेस्ट है वो एक्सरे किया जाता है आपका चेस्ट का, और उससे दूसरे बीमारी रूल आउट होते हैं। एक्सरे के अलावा और भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि मिथाकोलिन चैलेंज, नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, एलर्जी टेस्ट। ये सारे टेस्ट किए जाते हैं जिससे अस्थमा का डायग्नोसिस हो पाता है। जब अस्थमा का डायग्नोसिस हो जाती है और उसका सीवियरिटी का पता चल जाता है, तब डॉक्टर आपको पूछते हैं कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली अस्थमा का सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, और उसके बेसिस पर अस्थमा को 4 कैटेगरी में वो डिवाइड करते हैं। और अस्थमा का ये जो 4 कैटेगरीज हैं वो है माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा, माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा और सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा तब कहा जाता है जब आपको वीकली दिन में 2 से कम बार ही अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं, और पूरे महीने में 2 से कम बार ही आपको रात को अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं। तब ये कहा जाता है कि आपको माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा है। अगर आपको माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा है तो आपको हफ्ते में दिन में 2 बार से ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन पूरे दिन में 1 से ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई ना देते हों। जब आपको मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा रहती है तो दिन में 1 बार आपको अस्थमा के सिम्टम दिखाई देते हैं, और पूरे हफ्ते में रात को 1 बार आपको अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तब माना जाता है कि आपको मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा हो सकती है। अगर आपको पूरे दिन में कई बार अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं और रात को भी फ्रीक्वेंटली आपको अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तब माना जाता है कि आपको सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा है। ये 4 कैटेगरीज हैं अस्थमा के, और इन कैटेगरीज के बेसिस पर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। हो सकता है कि समय के चलते आपका अस्थमा का जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, और उसके बेसिस पर आपका ट्रीटमेंट प्लान भी चेंज हो सकता है समय के बाद। अब जानते हैं अस्थमा का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अस्थमा का ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कई सारे फैक्टर्स को लिए जाते हैं, कई सारा पैरामीटर को लिए जाते हैं, जैसे कि आपका एज, आपका सीवियरिटी, मतलब आपका बीमारी का कितना सीवियरिटी है उसको, और किस वजह से आपको अस्थमा हो रहा है। कहीं कोई एलर्जी की वजह से तो आपका अस्थमा नहीं हो रही है, या फिर कोई जेनेटिक या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से तो अस्थमा नहीं हो रही है। ये सारे पैरामीटर को एनालाइज करके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपको रेगुलरली खाने पड़ते हैं और इनहेल करने पड़ते हैं, मोस्टली इनहेलर्स, जो आपको सुबह शाम 2 बार रेगुलरली आपको इनहेल करने पड़ते हैं। और कुछ क्विक रिलीफ मेडिकेशंस होता है, ये भी इनहेलर्स होते हैं मोस्टली। जब आपको किसी भी तरह का अटैक आता है, अस्थमा का अटैक आता है, तब आपको क्विक रिलीफ इनहेलर्स दिया जाता है। ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में रखना पड़ता है। आप अस्थमा के क्विक रिलीफ मेडिकेशन एक्सरसाइज के कुछ समय पहले भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस तरह का मेडिकेशन ले एक्सरसाइज से पहले तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। एलर्जी की वजह से अगर आपको अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फिर अस्थमा के अटैक्स आते हैं तो डॉक्टर आपको एंटी एलर्जी मेडिकेशंस लिखते हैं। अस्थमा के मेडिकेशन और इनहेलर लेने के बावजूद भी अगर आपके अस्थमा के सिम्टम्स कम ना हो और आपके अस्थमा के सिम्टम्स फ्रीक्वेंटली आते हों, तब डॉक्टर आपको मेडिकल प्रोसीजर करने के लिए कहते हैं, जिसको कहते हैं ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। खैर ये सबके लिए है नहीं, और बहुत कम लोगों को ये किया जाता है जिसको ये सारे दवाइयाँ काम नहीं करते हैं या फिर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं।
ये रहा अस्थमा का ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट से अच्छा है कि हम अस्थमा का ट्रिगर को ही अवॉइड करें जिसकी वजह से हमको अस्थमा होती हो, उससे हमारे जो अस्थमा के जो सिम्टम्स है वो लेस फ्रीक्वेंटली दिखाई देंगे और हमको अस्थमा के अटैक्स भी कम आएंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आने वाले वीडियोस में अस्थमा के और भी दूसरे पहलुओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।